नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में चुनावी दंगल शुरुआत हो चुकी है। इसी मुद्दे पे हमने जब किसान नेता राकेश टिकैत से बात की चुनावी मुद्दों को लेकर, तो उन्होंने सरकार पर हमला किया। चुनाव और जनता के बीच की दूरी को भी उन्होंने कुछ शब्दों में बयां किया। जनता टीवी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह बात की। राकेश चौधरी ने क्या कुछ कहा, हम आपको बताते हैं। बात करते हैं कि किस तरह की प्रेस वार्ता रही और किस तरह का इन्होंने संदेश भारत की जनता को दिया है कि वो किसे अपना वोट दे और किस तरह की डिमांड वो सरकार से करे। सर स्वागत धन्यवाद। सर, प्रेस वार्ता कल संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में हुई है, तो क्या अपील आपने जनता से और किसानों से? जनता से कह रही कि भाई उनसे क्वेश्चन करो, सवाल जवाब करो, उन तो संतुष्ट हो। सरकार नहीं मिल रही कई साल से, 5 साल से तो यहाँ हो गए, 1 साल से दिल्ली से सरकार गायब है, तो आपके बीच में आई तो उनसे सवाल जवाब करो। जो अधिकार है सड़क की बात करो, उनसे एजुकेशन की बात करो, उनसे गैस सिलेंडर की बात करो, महंगाई की बात करो, दूध की पॉलिसी पे बात करो। दूध की पॉलिसी पे आपने भी बात की? हाँ, बात करी, उस पर बात करो। बिजली अमेंडमेंट बिल पर बात करो। जो एमएसपी गारंटी कानून पे कमेटी बननी थी उस पर बात करो। ये सारे सवाल हैं, जनता जो करेंगे उनसे। तो क्या लग रहा है सर कि जो सवाल जनता करेगी उसका जवाब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? अब वे तो रुकते नहीं गाँव में। जब सरकार जाती है वे क्वेश्चन करते हैं, वो उनसे हट जाते हैं। लोग कहते हैं कि जब विरोध होता है हमारे गांव में तो हम वहां जाना नहीं चाहते जिससे माहौल खराब ना हो। तो वो जो सवाल जवाब उनसे सरकार से है, नहीं बैठ के करें। हाँ, अच्छे माहौल में हो। हाँ, तो वो सुनेगी। हाँ, अच्छे माहौल में बनाओ, अपना माहौल बनाओ भाई। जाके आप उनसे हट जाओगे तो माहौल कैसे बनेगा? माहौल बनाना चाहिए उनको। सरकार भी भाग रही है। हाँ, जा रही सरकार भागी, नाम हमारे लिख रहे, लेकिन सरकार मुद्दों से बातचीत से भाग रही। सरकार दूसरे मत से वोट लेना चाहती है जी। सरकार चाहती है कि खुद बैठ के निपटाए, और वो इस इशू पे जाना नहीं चाहते हैं। वो एक हादसा था, उसको याद नहीं करना चाहता मुजफ्फरनगर के लोग। सिर्फ विकास चाहिए, बिजली समय से आए, किसानों का बिल माफ हो, क्योंकि सरकार ने कहा कि जो बिजली का बिल है वो आधा हो जाएगा, सड़कें बन जाएंगी। 24 भाई कह तो रहे, करा क्यों नहीं? हकामा क्या करेंगे, पीछे क्यों नहीं करा? ये सवाल जवाब जनता कर रही है इनसे। अच्छा, जवाब देना। ठीक है साहब, 10 मार्च को फर्स्ट फेज का इलेक्शन, हाँ सॉरी 10 फरवरी को फर्स्ट फेज का इलेक्शन वेस्ट यूपी के अंदर है, जिसमें 58 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है सर, जिस तरह का माहौल चल रहा है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुजफ्फरनगर के अंदर आ रहे हैं। हाँ, आना चाह भाई, सबको मुख्यमंत्री आना चाह, पूरे प्रदेश में घूमना चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम चेंज हो रहे हैं। आपके क्षेत्र में सिसोली में दस्तक देने वाले लालू खड़ी आने थे, लेकिन वहां का भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब पता नहीं हमें, तो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम, उनको गांव-गांव जाना चाहिए। एक पार्टी का प्रचार कर रहे, मुख्यमंत्री को तो एक पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए, तो सबके मुख्यमंत्री है। एक पार्टी के प्रचार में आ रहे, तो ये तो गलत चीज है। क्या लगता है सर, 58 सीटों का सभी बनता है? गांव के लोग क्वेश्चन जवाब तो उनसे कर रहे हैं, माहौल तो उस तरह का है नहीं, बदल चुका सर। हाँ, बदल गया माहौल, बदल गया। सरकार लोग उनसे फसलें का रेट पूछते हैं, खेत में घूमते हुए सांड से का पूछते हैं, अपने फसलों के दाम पूछते हैं, घूमते हुए सांड दिखते हैं उनको। ये सब क्वेश्चन करेंगे उनसे। सरकारी उतर ली सर, हमें नहीं जानकारी। वोट तो देंगे? हाँ, वोट देंगे सर। सरकार कह रही कि हम अगले साल तक यूनिवर्सिटी को डिजिटल कर देंगे। और अगले साल तो करो। अब लोग को क्या करा, वो बताओ क्या करा? 7 साल हो गए, करा क्यों नहीं? गन्ना किसानों को भी डिजिटल कर दो भाई। जैसे हम तेल दे, उसमें क्या कुछ लग रहा है, उसमें उसको कर दो, ट्रायल करो उस पर। तो क्यों नहीं करा? 14 दिन में गन्ने के भुगतान की बात करते हो और 11 महीने में भुगतान होता है, क्यों? अभी भी बकाया बिलों पर है। करीब 21 शुगर फैक्ट्रियां हैं जो पिछले साल का भी जिन पे पैसा है। अच्छा, ठीक है सर। अमित शाह जी यहाँ आए और लगातार बड़े बड़े नेता यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर आए हैं, क्योंकि सिंहासन डोलता नजर आ रहा है। वो लोग 2013 के एक जो मूवमेंट यहाँ हुई थी, जिससे मुजफ्फरनगर से
भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, भाजपा पूर्ण रूप से सत्ता में आई, उसके बाद प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, 300 सीटें मिली, पूर्ण बहुमत से आए, वो दोबारा से मुद्दा उठ रहा है, उस पर क्या कहना चाहते? ये फील्ड ट्रायल नहीं है मुजफ्फरनगर का, नहीं फील्ड और ट्रायल वाला फील्ड नहीं है यहाँ पे कि ट्रोल करेंगे तो वोट मिल जाएगी। ना वो नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, वो कहीं दूसरी जगह देखे, यहाँ पे नहीं। अब वो मुद्दा 2013 गया नहीं, गायब हो चुका, वो पुराना मॉडल था, फेल हो गया। तो याद क्यों दिलाना चाहते हैं लोग? याद है कि लोग स्टार्ट हो जाए भाई, जिनके परिवारों के बच्चे मरे उनसे जाकर पूछो ना, वो तो लोगों ने यहाँ पर आपस में फैसले करे, उससे जान बची नहीं। तो सरकार तो चाहती थी इनको उम्र कैद की सजा हो जाए, और ये मुद्दा बना रहे हैं, नाराज हुआ आदमी भी वोट दे, भले ही बने मन को दे, किसी को ही दे दे, लेकिन वोट देना चाहिए। अगर नोटा दबाओगे तो फायदा सरकार को होगा। टिकैत साहब कह रहे हैं कि नोटा ना दबाए, जनता वोट दे उसे जिसे वो चाहती है, जिसे पसंद करती है, भले वो सरकार हो या विपक्षी पार्टी हो, लेकिन नोटा ना दबाए, क्योंकि नोटा का सीधा सीधा शासन सरकार को होता है और सरकार दोबारा उस हिसाब को रिपीट भी करती है उस चीज के लिए। तो नोटा ना दबाए, वोट दे, भले किसी को भी दे। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो लगातार 5 बार गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। वो पहली बार 1998 में चुनाव से सांसद बने थे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए विपक्ष पर जमकर प्रहार किया और कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में गुंडा राज खत्म करने का काम किया। उन्होंने और भी कुछ कहा है, सुनिए। पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद पर नामो निशान मिटाने का, और दूसरा जो कार्य है 500 वर्षों के उस इंतजार को, जिसमें हम लोगों की सैकड़ों पीढ़ियां खप गई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का आज आपका गोरखपुर में इस आयोजन में आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ही गोरखपुर के इन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था, देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वे सभी इस बात को मानते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा यूपी में। और तब भी माननीय अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी। और भाइयों बहनों, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके 64 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। परिणाम उत्तर प्रदेश से अपेक्षित है। उस परिणाम को देने के लिए हर एक कार्यकर्ता स्वयं में अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बन करके वह अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजयी प्रदान करने में अपना योगदान देगा। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आगरा का दौरा किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आगरा और आसपास के लोगों से मेरी अपील है कि इस बार गठबंधन की मदद करें, सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है, लोग इस गठबंधन की मदद करें, क्या संविधान बचाने का भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिससे देश चलना है,
ये चुनाव लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए जहां समाजवादी पार्टी हर रंग को जोड़ रही है, हमारा गठबंधन बहुरंगी है, सब तरह के लोग हमारे साथ हैं। ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको भी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जहां सवाल बड़े बड़े हैं, जयंत चौधरी जी ने जिस तरह कहा कि किसान का बड़ा सवाल है, जहां किसान की आय दोगुनी होनी थी, आज महंगाई के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे किसान की आय नहीं बढ़ी है। और वही लोग जिन्होंने झूठा वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सवाल यह है कि आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल की नहीं बढ़ी है, जितने भी हमारे खाने पीने के सामान हैं, हम बाजार में लेने जाते हैं, चाहे दाल हो चाहे अनाज हो, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। वहीं अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने गुप्त नवरात्र के तृतीया तिथि पर मां विंध्यवासिनी दरबार में दर्शन पूजन जीत का आशीर्वाद लिया। एक होटल में कुछ देर ठहरकर हाथों में नारियल, चुनरी, माला, फूल चढ़ाने को लेकर मंदिर परिसर में पहुंची। पूर्वांचल के सीट बंटवारे पर कहा कि जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सीट का बंटवारा किया जा रहा। एक सारी चीजों को देखते हुए सीटों का बंटवारा किया जाएगा। प्रदेश के चुनाव पर कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठबंधन 50 सीटों पर चुनाव जीत रहा है और जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस और भी ज्यादा अच्छा होता जाएगा। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर बीते दिन हुए हमले में प्रदेश की सियासत गर्मा गई। ऐसे में केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी है, लेकिन ओवैसी ने लोकसभा में सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया। गाजियाबाद के हमले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमले की घटना की निंदा की। हमारे सहयोगी हैदर अली ने पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा से खास बातचीत की है, सुनिए। चलिए हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ था उसके बाद असदुद्दीन को Z+ सिक्योरिटी दी गई है और Z+ सिक्योरिटी के बाद उन्होंने कहा है कि हमारी रक्षा के लिए सरकार आगे आए। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। रुख करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी सहित 4 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली। हरीश रावत ने सभी को पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जिसको देखते हुए आज सभी ने पार्टी की सदस्यता ली है। मैं रावत जी के साथ पूरे तन मन धन से खड़ी हूँ और जैसे वो मुख्यमंत्री जो हमें मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हमारे लालकुआं को बहुत विधानसभा के बहुत अच्छे विकास होंगे और जो युवा साथी हैं सभी बेरोजगार हुए हैं और उनको रोजगार मिल जाएगा और एक अच्छा हमारे लालकुआं में लालकुआं बन जाएगा। तो बरेली रोड के हैं और उप प्रधान हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, उनसे बातचीत की। वो कुछ विकास के बिंदु जिसको भविष्य में सम्मिलित करना चाहेंगे भविष्य की योजना में, उनको हमको बताएंगे। और इस अवसर पर रूपा देवी जी का भी ग्राम प्रधानों ने स्वागत किया जो आज कांग्रेस में सम्मिलित हुई है। प्रथम तो रोजगार पर हमारा ध्यान रहेगा, दूसरा नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए, हम उस दिशा में जाएंगे। जो ये ड्राई नशा है विशेष तौर पर ड्रग्स बिजनेस को खत्म करेंगे, उसके लिए हम शक्ति भी लगाएंगे और दूसरी तरफ नौजवानों का ध्यान हम खेलकूद की तरफ आकृष्ट करेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई तो निचले इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। देवभूमि के लोगों और प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। वहीं गर्म सियासत और चुनावी माहौल के बीच बर्फबारी ने ठंडक बढ़ाने का काम जरूर किया है। रिपोर्ट देखिए। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पे रोड भी अभी बंद है। अब 3-2 दिन से बिजली और पानी भी बिल्कुल ठप है। बगैर बिजली के और दूर संचार व्यवस्था भी ठप हो रखी है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। के लिए बहुत ही सुहावना लुभावना मौसम है और नैनीताल और मसूरी से लेकर के और बाकी सभी पर्यटक स्थलों पर ढेर सारे पर्यटक आए हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे लिए थोड़ी चुनौती भी है क्योंकि भारी बर्फ के बीच रास्ते बंद हो जाते हैं।
और जब बर्फ पिघलती है तो भी वो थोड़ी खतरनाक होती है, गाड़ियां स्किड करने लगती हैं और बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियां खाई आदि में गिर जाती हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि एक तो अपने को सुरक्षित रखें और दूसरा कहीं फंसे हैं, यदि कहीं फंसे हैं तो पैनिक ना करें और हमें सूचना दें। आप कहीं से भी पूरे उत्तराखंड में कहीं से भी 100 नंबर या 112 नंबर डायल करेंगे तो वहां पे आपकी सूचना लॉग हो जाएगी और उसको आपके पास राहत जरूर पहुंचाई जाएगी। मौसम विभाग ने आज देर रात तक बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जताया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि बारिश के चलते पुलिस फोर्स के सामने बड़ी चुनौती है। पुलिस फोर्स अलर्ट पर है और हर स्थिति की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम हर संभव मदद के लिए पहुंच रही है। जनता टीवी न्यूज रूम से वेद व्यास की रिपोर्ट। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।